औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज इंशाअल्लाह हम एक नया टॉपिक, एक नए लेसन के साथ आपके सामने पेश हो रहे हैं। और आज की जो वीडियो है ये इंग्लिश टेस्ट नंबर 11 के ऊपर हमने बनाई है। इसी इंग्लिश टेस्ट नंबर 11 के अंदर वो तमाम सवालात शामिल हैं जो कि आपके पेपर में इंशाअल्लाह ज़रूर आएंगे, और प्रीवियस पेपर्स में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। हमारे तमाम वो अज़ीज़ तलबा व तालिबात जिन्होंने पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए इस मौजूदा एंट्री के अंदर अप्लाई किया है, और वो पाकिस्तान एयरफोर्स में एज एरो ट्रेड्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनमें ओवरऑल जिसका नाम एरो ट्रेड्स रखा गया है, जिसके अंदर एरो स्पोर्ट भी हैं, एरो टेक्नीशियन भी हैं, और इसके अलावा PFNDI MTD प्रोवोस्ट ग्राउंड कम्बैटियर स्पोर्ट्समैन और एयर वुमेन की वैकेंसीज़ भी इसी के अंदर शामिल हैं। तो हम इंशाल्लाह ऐसा हम टेस्ट बना रहे हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलेंगी, और स्पेशली वो हमारे तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात जिनकी अंग्रेज़ी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और वो ये चाहते हैं कि वो अच्छे तरीके से इंग्लिश लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना शुरू कर दें। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ हमारी यही वीडियोज़ जिसका एक्सेल हमने शुरू कर रखा है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये जो टेस्ट है इंग्लिश टेस्ट नंबर 11, ये स्पेसिफ़िकली पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन करने के लिए एज़ ए एयरमैन ज्वाइन करने के लिए, एज़ ए कमीशन ऑफिसर, या पाकिस्तान नेवी में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए, या सेलर या मैरीन बनने के लिए, या आप पाकिस्तान एयरफोर्स में या पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज़ ए कमीशन ऑफिसर, या तीनों फोर्सेस में एज़ ए सिविलियन स्टाफ में शामिल होना चाहते हैं, तो आपके लिए जो मैंडेटरी टेस्ट है वो इंटेलिजेंस का है और इंग्लिश का है। तो लिहाजा हमारे ये जो आज का जो वीडियो लेसन है ये आप तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात के लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। और ये हमारी जो एजुकेशन का एक सिलसिला हमने शुरू कर रखा है, इससे न सिर्फ आपको बल्कि वो तमाम हमारे कॉमन जो स्टूडेंट्स हैं और जो कॉमन पेरेंट्स हैं जो ये चाहते हैं जिनके बच्चों की अंग्रेज़ी अच्छे तरीके से इम्प्रूव हो और उनके बच्चे माशाल्लाह महारत हासिल करें इस ज़बान में, तो उन्हें भी ये ज़रूर वीडियोस देखनी चाहिए। और इंशाल्लाह इन्हीं वीडियोस से उनके बच्चों की जो ग्रामर है, उनका जो एक्सप्रेशन है स्पोकन का, और जो ग्रामर के जो मेन पार्ट्स हैं इंशाल्लाह वो ज़रूर सीखेंगे। हमारी कोशिश ये है कि हम पूरी ग्रामर को फोकस करें, टाइम के साथ साथ हम वीडियोस बना रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला अज़ीज़ ये वीडियोस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी। नाउ वी प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ टुडेज टेस्ट, इंग्लिश टेस्ट नंबर 11। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ अपने तमाम अज़ीज़ तलबा व तालिबात से कि वो क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है इसको ज़रूर पढ़ें। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने जनाब, इसमें अगर आप गौर करें तो यूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। मेन जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है वो है वर्ब। वर्ब जो होता है उर्दू ज़बान में हम फ़ेल को कहते हैं, और फ़ेल की डेफिनीशन हर एक बच्चे को हमने पहले भी बता दी है, हर एक स्टूडेंट को हमने पहले ये एक्सप्लेन कर दिया है कि इट इज़ अ वर्ड विच शोज़ एनी एक्शन। इट इज़ अ वर्ड विच शोज़ एनी एक्शन इज़ कॉल्ड वर्ब। वो वर्ब जो है वो टाइम के मुताबिक जनाब आपको ये बताएगा कि इसमें कौन सा टाइम है, पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है। उसके अंदर जो बयान किया गया एक्शन है या एक्टिविटी है वो आपको हमेशा टाइम के बारे में बताएगी। तो हमने आज इस नीचे दिए वाले सेंटेंस के अंदर, जैसे ये फर्स्ट नंबर सेंटेंस है नंबर 1, ही मेड द एग्जामिनेशन, ठीक है, ही मे पास, ही मे विल पास, ही मे पासिंग, और ही मे पास, ऑप्शन नंबर डी। देखें जी, ही मे पास्ट, अगर आप मे लगाएंगे ना, कहीं भी आप इसमें लगाएंगे मे या माइट लगाएंगे, तो इसके साथ हमेशा आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। और ही मे विल पास, आप एट ए टाइम एक जगह पे मे और इसके साथ इकट्ठा विल और पास बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है। और ही मे पासिंग, अब देखिए ये कंटिन्यूअस फॉर्म में हमेशा इस्तेमाल होता है पासिंग, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, तो लिहाजा आप इसको इसमें भी शामिल नहीं कर सकते हैं, और ये रॉन्ग होगा। अगर आप पासिंग इसके साथ लगाएंगे तो आपके नंबर बजाय मिलने के आपके नंबर कट भी सकते हैं, तो लिहाजा ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग है। अब जो एक्यूरेट ऑप्शन है यहाँ पे इस्तेमाल होगा वो है आपके पास
पास, ही मे पास फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आप इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है आपके लिए और आपके सेंटेंस को ये बिल्कुल अच्छे तरीके से सॉल्व भी कर देगा और इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिस्टेक भी नहीं होगी। डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो चूज द करेक्ट एडवर्ब फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब देखिए दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पहले तो हमने डिस्कस कर लिए ऊपर, आप देखें तो हमने ये डिस्कस किए, यहाँ पे वर्ब को डिस्कस कर लिया। आप देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे वर्ब को हमने डिस्कस किया है और यहाँ पे देखें तो वो कहते हैं जी एडवर्ब, करेक्ट एडवर्ब का आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। एडवर्ब क्या होता है? जो कि आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करे। ऐसे अल्फाज जो कि आपके नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करें उसको हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। इसको मैं सिंपली ए भी लिखूंगा, एडवर्ब। अब हम जरा प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यू शुड टेक मेडिसिन ट्वाइस। अब देखें हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मैं बार बार कहता हूं कि नोटबुक पे बेटा आप मुश्किल अल्फाज को लिख लिया करें ताकि आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव हो, ठीक है। ट्वाइस कहते हैं जी 2 दफ़ा। ट्वाइस कैसे कहते हैं? 2 दफ़ा। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं ना कि आपने ये दवाई 2 दफ़ा लेनी है, अगर आपको कहता है जी ट्वाइस तो इसका मतलब है 2 दफ़ा, सुबह या शाम आपको कहेगा या दोपहर या शाम आपको कहेगा। ट्वाइस के बाद आ जाता है थ्राइस, THRICE, थ्राइस। थ्राइस का मतलब होता है जी 3 दफ़ा। अब जो हमारे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता वो भी ये नोट कर लें, इसको कहते हैं जी 3 दफ़ा। और अगला जो है एक और लफ्ज़ होता है वंस, जो पहले इस्तेमाल किया, ठीक है। वंस, ONC, वंस। वंस का मतलब होता है 1 दफ़ा। वंस का मतलब होता है जी 1 दफ़ा। यहाँ पे मैं D2 कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो वंस, ट्वाइस एंड थ्राइस ये आपको पता होनी चाहिए, ये कॉमन टर्मिनोलॉजीज हैं, ठीक है। ये पीरियड टाइम बताता है कि आपने इतने ड्यूरेशन पे ये दवाई लेनी है, तो दिस शोज द ड्यूरेशंस। अब आपने देखना ये है कि यू शुड टेक द मेडिसिन ट्वाइस। ट्वाइस क्या करेंगे जी? ट्वाइस डेली, ठीक है। ट्वाइस अ डे, इसके लिए जो प्रॉपर लफ्ज़ है वो आप ट्वाइस अ डे करेंगे, ना कि आप डेली का लफ्ज़ यूज़ करेंगे और ना ही डे टू डे करेंगे और ना ही पर डे करेंगे। ये तीनों ऑप्शन बी, सी और डी रॉन्ग हैं। जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए है क्वेश्चन नंबर 2 का। व्यूअर्स हमारा जो तीसरा सवाल है, वन मस्ट वंस पेरेंट्स। एक आदमी को अपने वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, मस्ट जरूर करनी चाहिए, ठीक है जी। वन मस्ट यानी कि इज्जत करना। अब देखें अब बात इज्जत की नहीं आ रही है, बात जो वर्ब इस्तेमाल किया जा रहा है ओबे का है। अगर रेस्पेक्ट वाला होता तो यहाँ पे हम इज्जत के मानों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ओबे का मतलब होता है फर्मा बरदारी करना, हुक्म माना, ताबेदारी करना। फर्मा बरदारी, फर्मा बरदारी का लफ्ज़ मैं लिख देता हूँ जी, थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है यहाँ से माउस को चलाते हुए, और फर्मा बरदारी का लफ्ज़ हमने इसमें नोट कर दिया है, ओबे। नेक्स्ट अगर आप देखें, थोड़ा सा गौर करें तो इसमें देखिए जी मस्ट के बाद कौन सा वर्ब आना चाहिए? वन मस्ट ओबे, ओबेड जो सेकंड फॉर्म बिल्कुल नहीं आनी। बी ओबेड, दिस आल्सो रॉन्ग। ओबेइंग आल्सो रॉन्ग। जो दुरुस्त ऑप्शन है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वन मस्ट ओबे वंस पेरेंट्स। एक बंदे को अपने वालिदैन का हुक्म मानना चाहिए, उनकी ताबेदारी करनी चाहिए, उनकी फर्माबरदारी करनी चाहिए, उनका हुक्म बजा लाना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। बहुत ज़्यादा मीनिंग्स इसके बन सकते हैं ओबे के, मैंने आपको बता दिया। ओबे इज़ द फर्स्ट फॉर्म, ओबेड इज़ सेकंड एंड ओबेड इज़ आल्सो थर्ड। दुरुस्त ऑप्शन जो है वो मैंने आपको बता दिया, ओबे है। यहाँ पे एरो मार्क गलती से दूसरी तरफ मार्किंग इसका रुख हो गया, लेकिन हमारा जो दुरुस्त जवाब है एक दफ़ा फिर हाईलाइट कर देता हूँ, वन मस्ट ओबे, ठीक है। ये मैं तीर का निशान लगा देता हूँ, ये हमारा एक्यूरेट आंसर है। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट एडजेक्टिव। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, पहले वर्ब पूछा गया, फिर नाउन पूछा गया, फिर जनाब एडवर्ब पूछा गया, अब यहाँ पे एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है? इसको उर्दू ज़बान में कहते हैं इसमें सिफ्त। मैंने पहले की वीडियोस में भी आपको ये एक्सप्लेन कर दी है कि इसमें सिफ्त क्या होता है। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन की अच्छाई बयान करते हैं या उसकी बुराई बयान करते हैं, उसको इसमें सिफ्त कहते हैं। अकरम इज देन असलम। अब देखें जी दोनों का आपस में कंपैरिजन किया जाता है। यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है असलम का अकरम के साथ। जब देखें जी सिंपल बात हो तो पॉजिटिव डिग्री लगती है इसमें सिफ्त की, ठीक है, एडजेक्टिव की। अगर दोनों के
दरमियान कंपैरिजन हो तो दोनों के दरमियान कंपैरिजन के लिए कंपैरेटिव डिग्री, CUMPARATIVE कंपैरेटिव, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कंपैरेटिव डिग्री। जब दो का आपस में मवाजना किया जाए, जब तीनों में एक को सबसे बेहतरीन डिक्लेयर किया जाए तो हमेशा सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल की जाती है, और सुपरलेटिव डिग्री से हमेशा पहले आप दी का इस्तेमाल करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल दी का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो कौन सा है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन अगर आप देखें, अकरम इज मोर टॉल, ठीक है, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। अकरम इज दी टॉलेस्ट देन असलम, बिल्कुल ये रॉन्ग है। अकरम इज टॉल देन असलम। अब यहाँ पे कंपैरिजन तो हो नहीं रहा, हमने करना कंपैरिजन है, कंपैरिजन हमें मिलेगा बी ऑप्शन में। अकरम जो है असलम से लंबा है, अकरम इज टॉलर देन असलम, इसमें कंपैरेटिव डिग्री आप लगाएंगे। दो जो लोग हैं उनका आपस में मवाजना किया जा रहा है, कंपैरिजन किया जा रहा है, तो लिहाजा इसमें आप कंपैरेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी जो है दुरुस्त जवाब है। डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 5, चूज द करेक्ट एडवर्ब फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हमने यहाँ से एडवर्ब ढूंढना है जी। नीचे जो ऑप्शंस हमारे पास 4 अवेलेबल हैं, इनमें जो एडवर्ब है वो आपने ढूंढना है। आवर टीचर इज होपफुल, हमारे उस्ताद मोहतरम बहुत पुरुमीद हैं या पुरुमीद होते हैं, ठीक है, इस मानों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे फुल स्टॉप है। अब देखें जी, पुरुमीद हैं, दैट डे बिल्कुल रॉन्ग है, फर्दर इज आल्सो रॉन्ग, फास्ट इज आल्सो रॉन्ग। हमारे जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं। आवर टीचर इज़ ऑलवेज होपफुल, ऑलवेज का जो लफ्ज़ है आप इस्तेमाल करेंगे, हमारे उस्ताद मोहतरम हमेशा पुरुमीद रहते हैं या पुरुमीद हैं के मानों में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। देखें जी, अब एक और चीज़ नई आ गई है। कुछ हमारे अजीज़ तलबा व तालिबात जिनको प्रोनाउंसिएशन का मसला है, ठीक है जी, वो इसको एंटोनियम एंटोनियम पढ़ते रहते हैं। एंटोनियम, एंटोनियम कोई लफ्ज़ नहीं है, एंटोनिम OPPO, मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, SITE अपोजिट, SITE अपोजिट, ये इसको कहते हैं जी मुतज़ाद अल्फाज, मुखालिफ अल्फाज। मुतज़ाद उर्दू ज़बान में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको समझ भी आता जाए कि कौन से अल्फाज हैं, ठीक है। एक होता है सिनोनिम, उनको कहते हैं सिमिलर वर्ड्स, एक जैसे मुतरादिफ अल्फाज, लेकिन यहाँ पे आपने ढूंढना है मुतज़ाद अल्फाज। अब देखें जी, इम्पोर्ट, इम्पोर्ट का लफ्ज़ आपने सुना होगा, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का। इम्पोर्ट होता है अपने मुल्क के अंदर किसी चीज़ को बरामद करना, बाहर से आप अपने मुल्क को इम्पोर्ट करना। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि आप इसके जो मीनिंग्स हैं मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं कि सबसे पहले देखें क्वेश्चन नंबर 6, चूज द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपने इनके एंटोनिम ढूंढने हैं, इनके मुतज़ाद अल्फाज को आपने ढूंढना है, यानी कि इम्पोर्ट का आपने मुतज़ाद ढूंढना है। ये क्या है? सबसे पहले तो हमें इसकी मीनिंग्स पता होनी चाहिए। थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में इश्यूज आ रहे थे, वो मैंने दुरुस्त कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, वी शैल प्रोसीड हेयर इंशाल्लाह विद स्मूथ स्पीड एंड नाउ प्रोसीड टू द मीनिंग्स ऑफ द इम्पोर्ट। इम्पोर्ट होता है दर आमद। दर का मतलब है फारसी ज़बान का लफ्ज़ है अंदर, आमद मीन मंगवाना, दर आमद, ठीक है जी। और एक लफ्ज़ होता है एक्सपोर्ट, यहाँ पे है लफ्ज़ क्या है? एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का होता है जी बर आमद। अब ये बड़ी ही आसान सी हैं दोनों, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाता हूँ कैसे आसान है। दर आमद मीन आप अपने मुल्क के अंदर किसी चीज़ को मंगवाते हैं, जैसे हम पाकिस्तानी हैं तो हम अपने मुल्क के अंदर मशीनरी को, हाई टेक्नोलॉजी को, इससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं हम बैरूनी मुल्क से मंगवाते हैं। कंप्यूटर रिलेटेड चीज़ें हैं या मेडिसिन से रिलेटेड या मेडिकल के कोई ऐसे हैं, तो वो चीज़ें हम फ़ॉरेन से मंगवाते हैं जो हमारे मुल्क में नहीं बनती, उनको हम कहते हैं जी दरामद। और कुछ चीज़ें जो हमारे मुल्क में वाफर मिकदार में होती हैं, हमारी ज़रूरत से भी बहुत एक्स्ट्रा होती हैं, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं जी? एक्सपोर्ट, बरामद, यानी कि उन चीज़ों को हम बाहर भेज देते हैं, तो ऐसी चीज़ें क्या कहलाती हैं जी? बरामद कहलाती हैं। तो जनाब देखिए जी, इसमें कुछ और भी लफ्ज़ बयान किए गए हैं। रिपोर्ट, रिपोर्ट होता है जी कहीं पे इत्तला देना, किसी मामले का आप किसी जगह पे इत्तला दे देना, ख़बर दे देना, किसी चीज़ को इन्फॉर्म कर देना, वक़ूए की इत्तला दे देना, तो उसको हम रिपोर्ट कहते हैं। नेक्स्ट होता है जी डिपोर्ट।
डिपोर्ट होता है किसी को जनाब, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से किसी फॉरेन कंट्री जाते हैं पाकिस्तान से, तो और वहाँ पे जनाब आप उनके डॉक्यूमेंट्री जो भी रिक्वायरमेंट आप पूरी नहीं करते, तो वहाँ पे एयरपोर्ट से ही आपको ना डिपोर्ट कर दिया जाता है, कि वहाँ से ही आपको वापस कर दिया जाता है, ठीक है जी। जलावतन कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है वहाँ से, ठीक है, उसको डिपोर्ट किया जाता है। डिपोर्ट जलावतन के मानों में भी इस्तेमाल करते हैं। पोर्ट जो होता है इसको आप कहते हैं जी किसी किस्म की जो बंदरगाह होती है उसको आप पोर्ट कहते हैं। ये कराची के अंदर बहुत बड़ी हमारी बंदरगाह है, ठीक है जी, इसको हम कह सकते हैं कि पोर्ट। जिस तरह पोर्ट कासिम है, इसको आप बंदरगाह का नाम दे सकते हैं, उर्दू ज़बान में बंदरगाह कहते हैं और इंग्लिश में आप इसको पोर्ट कहते हैं, जहाँ पे बड़े बड़े शिप्स आते हैं जिनकी वहाँ पे ऑफलोडिंग और लोडिंग होती है डिफरेंट डेस्टिनेशंस और कंट्रीज़ के लिए, दैट इज़ कॉल्ड एज पोर्ट। जिस तरह हमारी गवादर सी पोर्ट है, बिन कासिम सी पोर्ट है कराची के अंदर, और ड्राई पोर्ट्स हैं जिस तरह सियालकोट में है, पेशावर में ड्राई पोर्ट्स का भी नाम आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे जो जिक्र है वो बंदरगाह का है। दुरुस्त जो ऑप्शन है अपोजिट, इंपोर्ट का अपोजिट है एक्सपोर्ट। क्वेश्चन नंबर 7, जापान इज अ कंट्री, जापान इज अ रिच, इज द रिचेस्ट, इज द, अब देखिए यहाँ पे आपने करेक्ट एडजेक्टिव लगाना है। एडजेक्टिव क्या होगा जो कि जापान की या अच्छाई या बुराई बयान करेगा, लेकिन लफ्ज़ अच्छे इस्तेमाल हो रहे हैं यहाँ पे। देखें डी ऑप्शन देखें तो रॉन्ग है, सी ऑप्शन रॉन्ग है, दी रिचेस्ट बिल्कुल रॉन्ग है। जो दुरुस्त ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो एडजेक्टिव है वो रिच है। क्वेश्चन नंबर 7 में ए ऑप्शन लगेगा। डियर व्यूवर्स, क्वेश्चन नंबर 8, हामिद इज अ बॉय, हामिद एक लड़का है। कैसा लड़का है? हामिद इज अ दी बेस्ट बॉय, बिल्कुल रॉन्ग है जी। हामिद इज दी गुड बॉय, ये भी रॉन्ग है। हामिद इज अ बेस्ट बॉय, ये भी रॉन्ग है। हामिद इज अ गुड बॉय, हामिद एक अच्छा लड़का है, जिसमें आप पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, यानी कि फर्स्ट डिग्री इस्तेमाल होगी। इसमें आप एडजेक्टिव की फर्स्ट डिग्री इस्तेमाल करेंगे जो कि है गुड, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 9, मदर्स अफेक्शन विद हर चाइल्ड इज एविडेंट, एक माँ का अपने बच्चे से प्यार, अपने बेटे से प्यार, अपनी बेटी से प्यार, अपने चाइल्ड से प्यार, ठीक है जी। अफेक्शन, अफेक्शन कहते हैं प्यार को, प्यार मोहब्बत, एक वालदा की जो ममता होती है, ठीक है, उसको आप अफेक्शन का नाम दे सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख तो रहा हूँ लेकिन सही काम नहीं कर रहा माउस। प्यार और मोहब्बत, ठीक है, माँ की जो अपने बच्चों के साथ मोहब्बत है उसको आप अफेक्शन का नाम देंगे, ठीक है जनाब। तो इसमें देखें अफेक्शन विद, अफेक्शन फॉर, दिस इज रॉन्ग। अफेक्शन टू, दिस इज रॉन्ग। अफेक्शन इन, दिस इज रॉन्ग। अफेक्शन विद, अपने बच्चों से प्यार, अपने बच्चों के साथ प्यार के मानों में आप इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर जाएं तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बेटा गौर से पढ़िएगा। हम ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं आपके सामने, बड़े गौर से पढ़ेंगे, ठीक है जी। आप देखें, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन चॉइसेस। पहला सेंटेंस है, आई सेड टू हिम आर यू ऑल राइट, मैंने उससे पूछा क्या आप बिल्कुल ठीक हैं। ये देखिए आपसे एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूछा जा रहा है, ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आप देखें तो आर यू ऑल राइट, ये आपसे क्या है, सवाल पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई सेड टू हिम, मैंने उससे पूछा, तो फिर आप इसको चेंज कैसे करें? आई टोल्ड हिम that you are all right. I informed him that he was all right. I asked him if you are all right, ठीक है। I asked him if he was all right. अब आपने देखना ये है कि डियर स्टूडेंट्स, कौन सा सेंटेंस दुरुस्त है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है, और आखिर वाला दुरुस्त है। तो वो क्यों है? वो इसलिए दुरुस्त है कि ये जो सेड है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होने की सूरत में आपका जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब है ये हमेशा आस्ट में तब्दील होगा, ठीक है। फिर टू आप ख़त्म कर देंगे, हिम आप ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे ये जो कॉमास है इनको रिप्लेस करने के लिए आप क्या करेंगे, इफ़ का इस्तेमाल करेंगे, ये वाला इफ़ इस्तेमाल होगा, ठीक है जनाब। कॉमास को रिप्लेस किए इफ़। उसके बाद आप देखें आगे आपके पास जो ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हो रहा है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके साथ चेंज होगा? वो इसके ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। अब हिम का सब्जेक्टिव केस ही है, वही हमने यहाँ पे लगा दिया जनाब। उसके बाद आपने आगे गौर करना है, जो सेड है ये कौन सी फॉर्म है? ये जनाब सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। तो लिहाजा यहाँ अगर सेकंड इस्तेमाल हो रही है ना, तो यहाँ पे भी जनाब आप सेकंड इस्तेमाल करेंगे। इसका आर का आप सेकंड फॉर्म है
तो आप इसको ही के साथ आप वर नहीं लगा सकते, ही के साथ आप वाज़ ही लगाएँगे और बाकी सेंटेंस आप एज़ इट इज़ रखेंगे। लिहाज़ा आपका जो दुरुस्त जवाब है, वो है ऑप्शन नंबर डी टू क्वेश्चन नंबर 10। डियर स्टूडेंट्स, चूज़ द करेक्ट प्रीपोज़िशन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। अब देखें जनाब, एक नया आपके पास आ गया है जिसको हम कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ कॉल्ड प्रीपोज़िशन। अब आप देखें तो प्रीपोज़िशन 2 हिस्सों में है। एक लफ्ज़ है प्री, ठीक है जी? अब देखें ज़रा थोड़ा-सा गौर करें, अल्फ़ाज़ से गौर करें और दूसरा इसका हिस्सा है पोज़ीशन। प्रीपोज़िशन 2 हिस्से हैं, POSITION प्रीपोज़िशन। चलिए मैं जल्दी में लिख देता हूँ। प्री मीन पहले, पहले इसको कहते हैं प्री मीन पहले और इसको कहते हैं हालत। पहले वाली हालत में लेके जाना, यानी कि आपने ऐसे अल्फ़ाज़ लगाने हैं जो आप उनको फर्स्ट स्टेट के अंदर ले जाते हैं, पहले वाली हालत में लेके चले जाते हैं। तो अब अगर उर्दू में हम देखें तो प्रीपोज़िशन हुरूफ़ जार को कहते हैं। ये जनाब हमेशा आपके नाउन और प्रोनाउन के दरमियान एक ताल्लुक पैदा करते हैं। कायद-ए-आज़म वाज़ गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस, ठीक है जी। अब कायद-ए-आज़म का इंटेलिजेंस के साथ और नॉलेज के साथ एक लफ्ज़ ने आपस में ताल्लुक जोड़ना है, वो लफ्ज़ क्या है उसको हम कहते हैं प्रीपोज़िशन। तो अब हम दुरुस्त ऑप्शन देखते हैं। कायद-ए-आज़म वाज़ गिफ्टेड बाय इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की तरफ से और नॉलेज से बिल्कुल रॉन्ग है। फॉर, गिफ्टेड फॉर के लिए तोहफा, ये भी रॉन्ग है। गिफ्टेड इन इंटेलिजेंस, ये भी रॉन्ग है। गिफ्टेड विद जो है कि कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह वाज गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस एंड नॉलेज, उनको अल्लाह पाक ने एक तोहफा दिया था, जहानत और इल्म जैसा बहुत बड़ा तोहफा अल्लाह पाक ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को दिया था, गिफ्ट किया था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन ऑप्शंस। इसमें आपने फिर से प्रपोजिशन ढूंढना है जी। कौन सा प्रपोजिशन है जो दो दुरुस्त प्रपोजिशन है वो आप इस्तेमाल करेंगे। हियर इज द बुक दैट यू आस्क्ड, हियर इज अ बुक, यहाँ पे एक ऐसी किताब पड़ी है दैट यू आस्क्ड, जो कि आपको चाहिए थी। यहाँ पे वो किताब पड़ी है जो कि आपको चाहिए थी। आस्क टू बिल्कुल रॉन्ग है, आस्क बाई बिल्कुल रॉन्ग है, आस्क इन टू बिल्कुल ये भी रॉन्ग है, ये ऑप्शन भी बिल्कुल रॉन्ग है। जो आपका दुरुस्त ऑप्शन है आस्क्ड फॉर। अब यहाँ पे आप FOR लिखेंगे तो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। FOR यहाँ पे लिखते हैं। आस्क फॉर का मतलब होता है, डियर स्टूडेंट्स लिख लें, चाहिए थी, चाहिए होना, ठीक है, चाहिए थी। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ चाहिए थी, asked for. Now we proceed to the accurate option. The accurate option of this question number 12 is option number B, that is for. Students and viewers, proceeding to the question number 13, choose the correct preposition from the given options. The road runs hills and plains. ये रास्ता होता हुआ पहाड़ों के ऊपर से और मैदानों के ऊपर से होता हुआ जाता है। द रोड रन्स, ठीक है जी। रन्स मीन जागता जाता हुआ, रन्स इन बिल्कुल रॉन्ग है, रन्स अंडर बिल्कुल नीचे। अब किसी पहाड़ी के नीचे मतलब उसके अंदर से तो नहीं आप जा रहे होते ना, या किसी मैदान के नीचे से तो आप नहीं जा रहे होते ना, जब भी जाएंगे उसके ऊपर ही जाएंगे आप, ठीक है। विद साथ साथ में तो नहीं जा सकते, हाँ पहाड़ के साथ साथ तो जा सकते हैं, लेकिन प्लेन्स जब वर्ड आएगा तो फिर इसके ऊपर आप ओवर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए ये जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी जो है क्वेश्चन नंबर 13 का एक राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे आप देखें स्टूडेंट्स, तो चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सेंटेंस आपके पास है कॉल हिम एट वंस, ठीक है जी। अब कॉल हिम एट वंस एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। इसमें आप हमेशा लेट का भी इस्तेमाल करेंगे। कॉल हिम एट वंस ये आपके पास सेंटेंस है, इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है जी। लेट हिम, सबसे पहले हम लिखेंगे लेट का यहाँ पे इजाफा करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे, हिम यानी कि वहाँ पे जो लेट हिम, आगे आप बी का इज़ाफ़ा करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, बी का इज़ाफ़ा करेंगे तो और इसके बाद आप थर्ड फॉर्म लगा देंगे, लेट हिम बी कॉल्ड एट वंस, ठीक है। यहाँ पे आप फ़िक्र दुरुस्त कर लेंगे, ये इस तरीके से आपका ये सेंटेंस कन्वर्ट होगा। अब हम चेक करते हैं, ही मस्ट बी कॉल्ड एट वंस बिल्कुल रॉन्ग है, लेट ही बी कॉल्ड एट वंस ये भी रॉन्ग है, ही हैज़ टू बी कॉल्ड एट वंस ये भी रॉन्ग है, लेट हिम बी कॉल्ड, लेट हिम बी कॉल्ड एट वंस ये वाला आपका दुरुस्त ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आप इसका दुरुस्त पैसिव वॉइस आप लिखेंगे, होम डू यू लाइक, ये आपके पास सेंटेंस है।
आप किसे चाहते हैं, आप किसे पसंद करते हैं, आप किसे लाइक करते हैं। देखें जी, इसको हमने कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, हु इज बीइंग लाइक्ड। अब ये तो कंटिन्यूअस फॉर्म है, ठीक है। हु डू यू लाइक, ठीक है, दिस इज रॉन्ग, यू आर लाइक्ड बाय होम, दिस इज आल्सो रॉन्ग, हु इज लाइक्ड बाय यू, ठीक है जी। हु इज लाइक बाय यू, बिल्कुल ये दुरुस्त ऑप्शन आ रहा है। और बाकी वाले जो ऑप्शन हैं वो रॉन्ग है। एरो मार्क ज़रा दूसरी साइड पे चला गया है, जो इस एरो मार्क को मैं दोबारा से ये बता देता हूँ, जो हमारा दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है। बाकी तमाम ऑप्शन आपके रॉन्ग हैं। होम इज़ बीइंग लाइक बाय यू, दिस इज़ आल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए एंड बी बोथ आर रॉन्ग, दिस इज़ आल्सो रॉन्ग। द करेक्ट ऑप्शन इज़ दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी। Question number 16. The world is happy place. The world is a happy place, an happy place, the happy place. अब ये जो तीनों आपके ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट वगैरह, ये सारे रॉन्ग हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल दुरुस्त है। यहाँ पे आप हमेशा ए का इस्तेमाल करेंगे, तो बाकी कोई दूसरे आप इसके साथ नहीं लगा सकते। क्वेश्चन नंबर 17. इंटेलिजेंस ऑफ कायद आज़म इज अनक्वेश्चनड, ठीक है जी। अब यहाँ पे चीज़ों को स्पेसिफाई किया जा रहा है, ठीक है। एंड इंटेलिजेंस भी आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि इसको स्पेसिफाई कर दिया गया है, कायद आज़म की जहानत के साथ स्पेसिफाई कर दिया गया है, तो लिहाजा आप हमेशा दी का इस्तेमाल करेंगे, बाकियों का इस्तेमाल इसमें नहीं होगा, ठीक है जनाब। दी का इस्तेमाल करेंगे। जो दुरुस्त ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग है, सी दुरुस्त है, और डी भी रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग है। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। हाँ जी, आपने सुपेरियॉरिटी का लफ्ज़ देखें जी। सुपेरियॉरिटी की स्पेलिंग मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, आपको जो भी मुनासिब लगे आप देखें। SUPERIORITY, सुपेरियॉरिटी जी। देखिए कौन सा है जी इसमें। ऑप्शन नंबर SUPP बिल्कुल रॉन्ग है। SUPER SUPI ये भी रॉन्ग है, और ये दुरुस्त लग रहा है। सी नंबर ऑप्शन आपका जो बिल्कुल दुरुस्त जवाब है क्वेश्चन नंबर 18 का। लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 19। डियर स्टूडेंट्स, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें भी आपने पैट्रियट, पैट्रियट कहते हैं मुहिब्बे वतन, बहुत अपने वतन से प्यार करने वाला, उसको हम कहते हैं मुहिब्बे वतन, पैट्रियट, ठीक है। एक होते हैं जज्बा, हुब्बुल वतनी का जज्बा, पैट्रियोटिक पैशन, ठीक है, मुहिब्बे वतन, वो बड़ा एक पैट्रियोटिक, इसको कहते हैं हुब्बुल वतनी का मुजाहरा करने वाला शख्स, पैट्रियट। पैट्रियट, PATRIOT, पैट्रियट। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो बिल्कुल दुरुस्त है, पैट्रियट। बाकी तमाम ये जो ऑप्शंस हैं ये आपके रॉन्ग हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल दुरुस्त ऑप्शन है, और बाकी आपके तमाम ये एरो मार्क भी गलती से अपनी जगह पे नहीं कहीं सेव हो सका है। तो दुरुस्त ऑप्शन जो दुरुस्त स्पेलिंग है पैट्रियट, PATRIOT, पैट्रियट। ए ऑप्शन इज द करेक्ट स्पेलिंग। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स। एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा ख्वाहिशात रखने वाला, शौक रखने वाला, AMBITIOUS, ऑप्शन नंबर बी दुरुस्त है। बाकी तमाम स्पेलिंग्स रॉन्ग हैं। AMBITIOUS, एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा ख्वाहिश रखने वाला, बहुत ज़्यादा शौक रखने वाला, बहुत ज़्यादा एक चीज़ के बारे में ना ईगरनेस रखने वाला बंदा, उसको हम कहेंगे शौक रखने वाला, एम्बिशियस, बहुत ज़्यादा इरादे रखने वाला, इस मानों में हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो ये आया जनाब आपका जवाब, ऑप्शन नंबर बी। डियर व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ हम प्रोसीड करते हैं। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इनहेरेंट, इनहेरेंट का लफ्ज़ आपने सुना होगा, बिल्कुल पढ़ा भी होगा, तो आज हम आपको बता देते हैं कि इनहेरेंट के मीनिंग्स क्या हैं। इनहेरेंट बेसिकली आपको पता है, हम तो इंग्लिश ज़बान पढ़ रहे हैं, तो ये विरासत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है। यानी कि इसको कहते हैं ज़ाती तौर पे, पैदाइशी तौर पे। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको इसके ज़रिए से भी लिख देता हूँ। यहाँ पे कह देते हैं कि ज़ाती तौर पर, पैदाइशी तौर पर, ठीक है जी, ख़ानदानी तौर पर, और आपकी विरासत के अंदर, ठीक है। ख़ानदानी तौर पर भी कहते हैं, जो कि आपको बाप दादा की तरफ से, ख़ानदान की तरफ से एक विरासत मिलती है, उसको आप कहते हैं जी इनहेरिटेंस। विरासत का लफ्ज़ भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। विरासत, ये 3 नुक्ते इस्तेमाल करेंगे, तो ये रे है, ये नाम नहीं है, ये रे है, विरासत, ठीक है। वे और रा, ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो इनहेरेंट, INHERENT, ये दुरुस्त है। बाकी ये तमाम जो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी है ये बिल्कुल रॉन्ग है।
क्वेश्चन नंबर 22, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग आप कैसे ढूंढ सकते हैं? प्रीवियस, PREVIOUS। देखें जी, मैं डायरेक्ट ही दुरुस्त स्पेलिंग पे पहुंच गया। ये मेरा जो ऑप्शन है ये बिल्कुल दुरुस्त है, बाकी ये वाला रॉन्ग है, बी वाला रॉन्ग है, और प्रेवियस डी वाला भी रॉन्ग है। Question number 23. Pick out the best choice out of the given options to fill in the blank spaces. The boy been carrying since morning. बच्चा सुबह से उठा रहा था, बच्चा सुबह से रो रहा था, crying, carrying नहीं है, crying। ठीक है, यहाँ पे full stop है। The boy is carrying है, boy is been carrying wrong है, was been carrying, ठीक है, were carrying और has been, ठीक है, ये present perfect continuous tense है। इसमें देखें point of time भी बताया गया है, point जिसमें देखो since morning है, सिंस नून है, सिन आफ्टरनून है, तो इसमें आपको स्पेसिफाई कर दिया गया, पॉइंट ऑफ टाइम भी बताया गया है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आप हमेशा हैज बीन और हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी के साथ। इट वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी टू द क्वेश्चन नंबर 23। Dear students, question number 24. Pick out the best choice out of the given options to fill in the blank spaces. Would that, काश मैं अमीर होता। अब ये देखें फिक्रा आपके सामने, मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। काश मैं अमीर, काश मैं अमीर होता। ठीक है, यहाँ पे उसके ना दिल की ख्वाहिश हो रही है, काश मैं अमीर होता, हेवा हो तेलफ्ता होता। इसमें आप लिखेंगे वुड दैट आई वर रिच। वाज भी रॉन्ग है, एम भी रॉन्ग है, विल भी रॉन्ग है। जो दुरुस्त ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर ए है आपके इस क्वेश्चन नंबर 24 का। काश मैं सदर पाकिस्तान होता, वुड दैट आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। काश मैं डायरेक्टर होता, वुड दैट आई वर द डायरेक्टर ऑफ। आप यहाँ पे वाज का लफ्ज आप नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप वुड दैट का लफ्ज यूज कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर रहे हैं, विश का इज़हार कर रहे हैं, तो लिहाजा आप इसके साथ वर का ही इस्तेमाल करेंगे, वाज का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ऑप्शन टू द क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ दिस टुडेस इंग्लिश टेस्ट नंबर 11। Dear students, the last question of the today's test is that is pick out the best choices out of the given options to fill in the blank spaces. Dangerous, DNGROUS, dangerous। इसका लफ्ज़ होता है उर्दू ज़बान में ख़तरनाक। ख़तरनाक, यहाँ पे आपको मैं मेंशन कर देता हूँ, जो कि नुकसान पहुँचाए, ख़तरनाक हो, उसको हम कहते हैं डेंजरस। डेंजरस की स्पेलिंग एक दफ़ा फिर आपको एक्सप्लेन कर दूँ। DANGEROUS, डेंजरस, ये इसकी स्पेलिंग है जनाब। देखें कहाँ पे, DNGEROUS, ओ यू मिसिंग है वहाँ पे, EU भी नहीं आता है, US भी नहीं आता है, UO भी नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका दुरुस्त ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 25 का। डियर स्टूडेंट्स, ये था आज